दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 258 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, ज्योग्राफी का दोस्तों आज हमारा 28वां लेक्चर है। 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही वो ज्योग्राफी विषय की क्लास चल रही है। ठीक है, और आज की क्लास अगर आप देखते हैं दोस्तों तो लगभग 7740 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जिन बच्चों ने शुरू से वीडियो नहीं देखा जाके एक बार देखिएगा। पहले भी हमने 150 लेक्चर में इतिहास पढ़ाया, उसके बाद 80 लेक्चर में दोस्तों संविधान पढ़ाया गया, उसके बाद 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही वो ज्योग्राफी की क्लास चले। और आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों वायु दाब के बारे में। ठीक है, कि एयर प्रेशर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे। वायु दाब पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, उन सारे सवालों पर दोस्तों आज चर्चा किया जाएगा। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल बैच लॉन्च किए गए हैं बहुत कम प्राइस में। आप चाहें तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, इत्मीनान से पढ़ना है, समझना है, तब जवाब देना। ठीक है, पहला सवाल लिख रहा दोस्तों कि धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र में वायु जो भार डालती है उसे क्या कहते हैं। देखिए एक बात बताइए मुझे, जैसे हम लोग धरातल पे खड़े, मान लीजिए ये जमीन है, मान लीजिए ये जमीन है दोस्तों, इस जमीन पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस जमीन पे खड़ा है, तो इस व्यक्ति का जो भार होगा दोस्तों ये इस जमीन पर पड़ेगा कि नहीं, जाहिर सी बात है पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना, पड़ेगा। ठीक है, ये भार अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। क्या बात करें सर, व्यक्ति का भार अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जी हाँ, अगर मैं आपकी बात कर दूं दोस्तों तो आपका भार भी इसी पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग पाया जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है दोस्तों, भार जो होता है ना ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर ये दो ऐसे स्थान है जहां पर भार में डिफरेंस पाया जाता है, अलग अलग होते हैं। इसी तरह किसी दूसरे प्लेनेट पे अगर आप चले जाएं, आप चंद्रमा पे ही चले जाइए जो कि उपग्रह है, वहां भी दोस्तों भार अलग हो जाएगा। क्यों, वहां पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो है अलग काम करता है, इस वजह से भार भी अलग हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि यहां जो भार आपका है इसका 1/10 भार जो है वो चंद्रमा पर होगा। खैर वो बात की बात है, उस पर चर्चा नहीं करें। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि यदि आप इस जमीन पे खड़े हैं, आपका भार पड़ रहा है, तो पूरा वायुमंडल जो समस्त वायुमंडल है इसमें चाहे नाइट्रोजन गैस भरी पड़ी है, ऑक्सीजन भरी पड़ा है, ठीक है, आर्गन भरी पड़ी है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम गैसें हैं, क्या इनका कोई भार नहीं पड़ रहा होगा इस धरातल पर? सर पड़ तो रहा होगा। ठीक है, ये अलग बात है कि ये गैस हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन दोस्तों भार तो पड़ रहा होगा ना, यही सवाल है। करा धरातल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र में जो वायु भार डालती है इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं वायु दाब। क्या कहते हैं, वायु क्या कर रही है, भार डाल रही है, दबाव डाल रही है, प्रेशर डाल रही है, इसीलिए इसे इंग्लिश में क्या करते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं, हिंदी में इसे वायु दाब कहते हैं। इतना याद रहेगा ना, ये पहला सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, करा मिलीबार कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, मिलीबार है क्या पहले ये समझिए। ठीक है, मिलीबार जैसे दोस्तों जब वायुदाब के बारे में पढ़ते हैं ना तो वायुदाब से संबंधित होता है मिलीबार, और ये जो है दोस्तों प्रति वर्ग सेंटीमीटर। प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये कोई वर्ग है, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, और इसकी चारों भुजा कितनी दोस्तों, 1-1 सेंटीमीटर की है। ये प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर जो मिलीबार होता है ये कितना दबाव डालता है दोस्तों, तो याद रखेगा ये दबाव डालता है 100 डाइन का। ठीक है, डाइन दोस्तों मात्रक है। ठीक है, याद रखेगा कितना दबाव डालता है, 100 डाइन का दबाव डालता है। ऐसा भी एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने कहीं से भी दोस्तों पढ़ा है ज्योग्राफी ना, तो आप ये देखिए ये सारी चीजें वायुदाब वाले चैप्टर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब आपका एग्जाम होगा तो सवाल यहीं से पूछा जाएगा। अगला सवाल दे रहा है वायुदाब को किस यंत्र के द्वारा दोस्तों मापा जाता है। सर हम तो मान लिए कि जमीन पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन सर कोई मशीन है क्या जिससे हम माप सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है बैरोमीटर। आपने नाम तो सुना होगा, क्या नाम है दोस्तों, बैरोमीटर। परीक्षा में दोस्तों डायरेक्ट सवाल आता है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों वायु दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? कई बार बच्चे कर देते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कर देते हैं दोस्तों, हाइग्रोमीटर। आप गलत करते हैं दोस्तों, हाइग्रोमीटर जो होता है दोस्तों ये आर्द्रता को इससे मापा जाता है। ठीक है, क्या मापा जाता है, वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, वायुमंडल में जो नमी होती, जो आर्द्रता होती है, उसको किससे मापते दोस्तों, उसे हाइग्रोमीटर से मापते हैं। जबकि वायु दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। ये सवाल आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, करा वह कल्पित रेखा, कल्पित मतलब क्या है, कल्पित का मतलब है काल्पनिक, वह
काल्पनिक रेखा, ठीक है, जो केवल कल्पना में है, मतलब ये सचमुच पे पृथ्वी पे कोई रेखा थोड़े खींची गई, कहीं कोई कर्क रेखा नहीं, मकर रेखा नहीं, कहाँ होता तो का कबड्डी वाली चिन्ह थोड़े बनी हुई है, ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है जो माना गया है। जो काल्पनिक रेखा समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है, ठीक है, जो काल्पनिक रेखा समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब समान वायु दाब है तो सम वायु दाब मापी कर दीजिए, सिंपल सी बात है, क्या रखिए, या फिर समदाब रेखा कह दीजिए, समदाब रेखा, यानी क्या दोस्तों, समदाब रेखा मतलब, ठीक है, समदाब रेखा मतलब समान दाब वाली स्थान को मिलाने वाली रेखा, मतलब एक ऐसी रेखा जहां पर सभी स्थान पर एयर प्रेशर दोस्तों एक बराबर हो, उसे कहा जाता है दोस्तों समदाब रेखा या समदाब मापी रेखा, ठीक है। मापी ने कोई मापते तो है ना, तो बैरोमीटर का काम है, ठीक है, मापी शब्द में लगाइए, समदाब रेखा कहिए, ठीक है। कर तापमान और वायुदाब में किस प्रकार का संबंध होता है? रटिए मत, अपनी भाषा में समझते हैं, ठीक है। ये दोस्तों धरातल है, ये धरातल है, ठीक है, बात को समझिएगा, ये धरातल है, ठीक है, धरातल पर दोस्तों ये वायु चल रही है, क्या है दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये धरातल पर ये क्या है, ये वायु है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये वायु है। और एक तीसरी चीज है दोस्तों, वो है सूरज, क्या है दोस्तों, इधर सूरज बना देता हूं, ठीक है, ये दोस्तों सूर्य, ठीक है, सूर्य। अच्छा होता क्या है, ये सूरज दोस्तों अपनी गर्मी देगा, इसकी गर्मी से दोस्तों ये धरातल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर ये धरातल गर्म हो जाएगा तो दोस्तों ये हीट हो गया यहाँ पे, यानी यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा दोस्तों ये बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं, आप बताओ, यस या नो करो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ इस धरातल से जो हवा टकराएगी वो भी गर्म हो जाएगी। बोलो हाँ, गर्म होगी कि नहीं? हवा यदि गर्म होगी तो गर्म होकर हवा कहां भाग जाएगी? ये हवा जब गर्म होने लगेगी तो ये हवा कहां चली जाएगी दोस्तों? ये हवा ऊपर की ओर भागेगी, गर्म होने के बाद क्या करेगी? ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है। अब हवा ऊपर की तरफ चली गई, यहां से गर्म होके कहां चली गई हवा? ऊपर की ओर। समझ रहे बात को ना, ये हवा ऊपर चली गई, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा, जब हवा ऊपर चली गई तो यहां जो जमीन पे प्रेशर लग रहा था, अब ये प्रेशर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यानी देखिए सिंपल सा जो मामला आया हमारे सामने, क्या निकल कर आया कि अगर दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता है तो जो प्रेशर है, जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? वायु दाब कम हो जाता है। ये इतनी बातें समझ में आई हमारे, ठीक है। इस लाइन को पढ़ने से इतनी बात समझ में आई। अगर मान लीजिए ये धरातल गर्म नहीं होता तो हवा चलते रहती, क्या फर्क पड़ता? हवा को गर्म होकर ऊपर जाने की क्या जरूरत पड़ती? ऊपर तभी जाएगी जब हवा गर्म होगी, और गर्म होगी तो प्रेशर नीचे से हट जाएगा, क्योंकि हवा जब ऊपर चली जाएगी तो जमीन पे कहां प्रेशर रहेगा? मान लीजिए आपको कोई बुलडोजर लगा के खींच ले तो जमीन पे प्रेशर पड़ेगा क्या? जो धरातल पे प्रेशर आपके पैरों से पड़ रहा था वो नहीं पड़ेगा। यही बात है ना। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि तापमान और वायु दाब में किस प्रकार का संबंध होता है? तो याद रखेगा, प्रतिकूल संबंध होता है। अब देखिए कहीं पे दोस्तों आपको प्रतिकूल शब्द मिलेगा, कहीं पे दोस्तों आपको विपरीत शब्द मिलेगा ना, विपरीत शब्द मिलेगा। कुछ भी कहिए, चाहे प्रतिकूल के चाहिए चाहे विपरीत कहिए। कहीं पे दोस्तों अपने भाषा में कह देगा उल्टा संबंध होता है, उल्टा भी बोल सकता है, कुछ भी कहिए, अपोजिट बोल सकता है ना, इनवर्स बोल सकता है, बहुत सारे नाम हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपसे एग्जाम में क्या बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल अगला देखिए, करा समदाब रेखा। समदाब माने क्या है? यानी एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो समान दाब वाले स्थानों को मिलाती है। समदाब रेखाओं के बीच परस्पर दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, दाब घटता है, इसी दाब घटने को दाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को क्या कहते हैं? इसी को दाब प्रवणता कहा जाता है। किसको? याद रखेगा, समदाब रेखाओं के बीच में परस्पर दूरी की प्रति इकाई पर दोस्तों जहां पर प्रेशर कम होता है। अच्छा कैसे कम हो जाएगा? एक बात बताइए, सूरज कहां है, कहां गर्म हो गया, कब हवा गर्म हो गई, कब ऊपर चली गई, कोई गारंटी है क्या? हाँ भाई, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आसमान में बादल नहीं होंगे, सूरज का प्रकाश हमेशा एक बराबर ही पड़ेगा क्या? एक बराबर तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। बीच में हो सकता है कोई अवरोधक आ जाए, ठीक है, हो सकता है मौसम साफ ना हो। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है अलग अलग स्थानों पे, ठीक है। तो उसी वजह से दोस्तों ये दाब हमेशा क्या होता रहता है? घटता बढ़ता रहता है, ये फिक्स थोड़े रहेगा। हाँ, कुछ पेटियां ऐसी हैं जहां दाब जो है वो फिक्स रहता है, इसीलिए उन्हें उच्च दाब पेटी कहा जाता है, निम्न दाब पेटी कहा जाता है। तो मैं भी आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है, समदाब रेखाओं के आसपास होने पर दाब प्रवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक बात याद रखिए,
एक बात याद रखें, अगर दाब प्रवणता के आसपास समदाब रेखाएं हैं तो हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा, यानी दाब अधिक होगा। ठीक है, दाब अधिक होगा। ठीक है, दाब अधिक हो जाएगा। क्यों अधिक होगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आसपास है ना समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं, अच्छा बताओ, समदाब रेखाएं कहते किसे हैं? जहां पर प्रेशर एक समान हो। अगर वो किसी ऐसे स्थान से गुजर रही जहां एयर प्रेशर समान है, इसका मतलब ज्यादा होगा ना। ठीक है, तो दाब प्रवणता पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? हमेशा दाब प्रवणता क्या होगा? अधिक रहेगा। इसको याद रखें, हमेशा दाब अधिक मतलब दाब प्रवणता जो होगा दोस्तों हमेशा अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पास है, कहां लिखा है? पास। ये पास वाले को हाईलाइट कर लो। इसी तरह कह रहा दोस्तों कि मान लीजिए अगर दूर हो तो, अगर ये समदाब रेखा दोस्तों दूर हो तो दोस्तों दाब प्रवणता कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब प्रवणता कम हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसी तरह देखिए आगे क्या दे रहा है सवाल। अगला सवाल दे रहा है कि किस गुण के कारण वायु संचार होता है। वायु संचार मतलब समझते हैं ना, किस गुण के कारण वायु चलती है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि हवा चल रही, हवा बह रही है, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एक छोटा सा मैं आपको कहानी बताता हूं, पहले समझिए। ठीक है, एक फिर से आपको मैप ड्रा करता हूं। मैप से क्या होता है ना, चीजें कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए धरती है। ठीक है, ये धरती है और इधर हो गया सूरज। ठीक है, एकदम सेम। ठीक है, इधर हो गया सूरज। ये सूरज से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश इस धरातल पे पड़ रहा है। ये धरातल दोस्तों गर्म, अपने भाषा में लिखते हैं। ठीक है, ये धरातल दोस्तों क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। गर्म होकर जो हवा चल रही थी दोस्तों, ये जो हवा चल रही थी, ये हवा क्या हो जा रही दोस्तों? ये हवा अब गर्म होने की वजह से दोस्तों क्या चली जा रही है? ये ऊपर चली जा रही है। तो दोस्तों क्या हो गया? सिंपल सा काम समझिएगा। ठीक है, जो हवा थी वो हवा कहां भाग रही? ऊपर भाग रही। कोई दिक्कत नहीं यहां तक ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हवा गर्म हो गई तो गर्म होकर हवा ऊपर चली जाएगी। अब देखिए, जब गर्म होकर हवा ऊपर चली जाएगी तो जहां ठंडी हवा होगी ना, वो आ जाएगी, गर्म वाली हवा का स्थान ले लेगी। ये जगह खाली हो गया ना, जहां जगह मिलेगा वहां ठंडी हवा घुस जाती है। ठीक है, तो इधर गर्म वाली ऊपर भागी, ठीक है, और इधर ठंडी वाली क्या हो गई? नीचे आ गई। तो जैसे ऊपर जाएंगे, याद रखेगा, दूसरा पेन लीजिए। ठीक है, इधर दोस्तों क्या होगा? इधर दोस्तों ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठंडी। ठीक है, ये काम ही होता है इसका। ठीक है, एकदम सिस्टम है। गर्म वाली ऊपर जाएगी तो अब स्थान खाली हो गया, तो ऐसा थोड़े कि अब कुछ नहीं होगा। जो ठंडा वाला होगा वो गर्म वाले पाए, उनका खासियत होता है। ठीक है, जैसे बच्चों लड़कों का खासियत होता है लड़कियों की तरफ आकर्षित होना। विपरीत लिंग जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ये मानव संरचना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसी तरीके से जहां गर्म हवा ऊपर जाती है तो ठंडी हवा हमेशा उसके पीछे आती। ठीक है, उसके पीछे मतलब वो भी ऊपर नहीं चली जाएगी, वो उस खाली स्थान पे आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट चलता है, इसी को कहते हैं हवा चलना। पहले गर्म वाली आई, वो ऊपर चली गई, फिर ठंडी वाली आई, वो वहां रुक गई। और ठंडी हवा क्यों आई? क्योंकि ठंडी हवाओं का क्या होता है? भार ज्यादा होता है। भार ज्यादा होता है इसलिए वो नीचे धरातल पर बैठी हुई रहती है। जब वो गर्म होंगी तो भी ऊपर भाग जाएंगी। ऊपर जाने वाली हवा हल्की होती है, धरातल वाली हवा क्या होती है? ठंडी होती है। ठीक है, ये समझिएगा। तो ये जो हो रहा है दोस्तों, इसी, और ये किस कारण हो रहा है दोस्तों? तो याद रखेगा, ये सब दाब प्रवणता की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों? एयर प्रेशर की वजह से हो रहा है दाब प्रवणता। ठीक है, दाब प्रवणता मतलब क्या? अगर एक गर्म ठंडा वाला कॉन्सेप्ट न रहता तो क्या हवा चलती? नहीं सर, तब तो नहीं चलती। तो यही है दाब प्रवणता। ठीक है, इसको समझ जाइए। चलिए इसी तरह से आगे आइए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है कि वायु संचार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कह रहा है जो हवा चलती है ये कितने प्रकार से चलती है। ठीक है सर, एक सीधी चलती है, एक मटक मटक के चलती है ना ऐसा नहीं है। ठीक है, जो हवा चलती है दोस्तों, जो वायु संचार होता है दो तरीके से होता है। एक होता है दोस्तों क्षैतिज रूप से चलना, क्षैतिज। एक होता है दोस्तों लंबवत, क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज मतलब क्या है दोस्तों? क्षैतिज मतलब होता है लेटी हुई। ठीक है, लेटी हुई, जैसे क्षैतिज रेखा है। ठीक है, इसी तरह से लंबवत का मतलब क्या होता है? खड़ी हुई। ठीक है, खड़ी हुई। ठीक है, खड़ी मतलब ऊर्ध्वाधर, आप इसको बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे। और इस केस में क्या होता है दोस्तों? ऐसे। ठीक है, ये या तो क्षैतिज चलेगी या तो ऊर्ध्वाधर चलेगी, यानी लंबवत चलेगी। ये हवा दो ही तरीके से चल सकती, कोई तीसरा तरीका इसका नहीं है। ठीक है, अगला सवाल।
दाब, करा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। और ये हमेशा खासियत होती है कि हाई प्रेशर से दोस्तों हवा कहां चलती है दोस्तों, लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है, हमेशा। और हाई प्रेशर मतलब क्या दोस्तों, हाई प्रेशर, आपने हाई प्रेशर कब हुआ था दोस्तों, हाई प्रेशर रहेगा कहां पर, जहां ठंडी हवाएं रहती है दोस्तों वहां हाई प्रेशर बनता है, जहां गर्म हवाएं रहती हैं वहां गर्म हवा रहती है वहां क्या रहता है दोस्तों, लो प्रेशर बन जाता है। तो अभी गर्म हवा जब ऊपर गई तो नीचे लो प्रेशर हो गया, ठंडी हवा आ गई हाई प्रेशर हो गया, ठीक है, यही चलता है। करा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर लंबवत रूप से, ठीक है, लंबवत मतलब क्या हो गया, ऐसे, ठीक है, लंबवत रूप से चलने वाली वायु राशि क्या कहलाती है दोस्तों, इसको वायु धारा कहते हैं। याद रखेगा, जो लंबवत रूप से चलती है ना, जो धारा ऐसे चलती लंबवत रूप से चलती है, इसे क्या कहा जाता है, वायु धारा कहा जाता है। इसी तरह का अगला सवाल दे रहा है कि जो धारा समानांतर क्षैतिज रूप से चलती है, ठीक है, क्षैतिज का मतलब क्या है, इस तरह ना, जो हवा क्षैतिज रूप से चलती है इसे क्या कहते हैं, इसे पवन कहते हैं, इसे हवा चलना कहते हैं, ठीक है। आपको हवा कैसे लगता है, आपको ऐसे सर से, आप कैसे हवा ऐसे ऊपर नीचे चलता है या ऐसे ऐसे चलता है, क्षैतिज। आप देखते होंगे हमारे यहाँ जो हवा चलती है वो क्षैतिज चलती है ना, तो याद रखेगा ये वाला, ठीक है। और ये जो लंबवत वाली चलती है दोस्तों, ये क्या होता है, ये वायु धारा कहलाती है, इसको पवन नहीं कहते, इसको वायु धारा कहते हैं, ठीक है, तो इसको भी समझ के रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित 4 वायुदाब जो कटिबंध हैं, जो पेटियां हैं, वो कौन कौन सी पेटियां हैं ये आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले विषुवत रेखा वाला याद रखें, ठीक है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कैसे याद किया जाए, समस्या है कि भूल जाते हैं। एक बात तो याद होगा आपको कि विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं हमेशा ना, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, ठीक है दोस्तों। गर्मी भी ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होगा तो हवाएं भी गर्म होंगी, हवा गर्म होगा तो लो प्रेशर वाला क्षेत्र होगा। यानी विषुवत रेखा पर दोस्तों क्या है, यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। क्या दोस्तों, विषुवत रेखा पर क्या है, यह निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ निम्न वायुदाब पाई जाती है। इसी तरह से जो ध्रुव है, ध्रुव को याद रखें, ठीक है, ध्रुव जो होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों की बात करें, ठीक है, ध्रुव में याद रखेगा उत्तरी प्लस दक्षिणी दोनों की बात हो रही है। ये दोस्तों उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। क्या होता है, उच्च वायु। आपने पढ़ा तो उच्च वायुदाब कहाँ, जहाँ ठंडी हवा और वहां तो बर्फ है, ठंडी की बात है छोड़ दो, बर्फ है भैया, तो बर्फ में क्या याद करने का तरीका है ना, ये 2 पता चल गया, ठीक है। तो ऊपर अब देखिए ऐसे आपने ग्लोब पे एक लाइन बनाई है 0 डिग्री, यहां पर हुआ लो प्रेशर, यहां पर हुआ हाई प्रेशर, यहां पर हुआ हाई प्रेशर, तो ये लो से हाई जाएगा और हाई से फिर लो आएगा, ठीक है, तभी तो दोबारा ऐसे बनेगा। तो इसके बाद बचता दोस्तों जो यहां आएगा तीसरे नंबर पे, इसको लिख लीजिए, अलग पेन से लिखता हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं उपोष्ण। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण, ठीक है। वैसे आपने एक काम करिए, इसको करिए 2 नंबर, इसको करिए 2 नंबर, नहीं तो कंफ्यूजन में नंबरिंग जो है ये आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो पहले हो जाएगा ये विषुवत रेखा हो जाएगा, 2 नंबर पे आ जाता उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण। तो यहाँ निम्न वायुदाब था, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ उच्च वायुदाब आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, उच्च वायुदाब आ जाता है, ठीक है, ये हो जाता उपोष्ण, ये 2 नंबर पे हो जाएगा। 3 नंबर पे आ जाता है दोस्तों उपध्रुवी। क्या आ जाता है दोस्तों, उपध्रुवी। 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, अब एक काम करता हूं, इसको मिटा ही देता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, अभी लिख देंगे, घबराइए मत, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है दोस्तों, अलग पेन से लिखिए फिर से, इसे बोलते हैं उपध्रुवी। 3 नंबर पे हो जाता है उपध्रुवीय, ठीक है, तो उपध्रुवीय। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उच्च वायुदाब था, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यह निम्न वायुदाब हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे तब आ जाएगा जाके ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ठीक है, उच्च वायुदाब। इस तरह से दोस्तों ये कुल कितने कटिबंध होते हैं दोस्तों, कितने दाब कटिबंध होते हैं, तो 4 दाब कटिबंध होते हैं, चारों आपने जो है पढ़ लिया। अभी मैप से भी पढ़ाऊंगा, देखिए खूब बढ़िया मैंने रखा है बना के, ठीक है, घबराइए मत, समय देंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, सब सिखा दूंगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लिख रहा दोस्तों भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा मतलब क्या है, 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री वाली रेखा, या जिसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा। कर है जो 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, यहां से लेकर 10 डिग्री उत्तर की तरफ और 10 डिग्री दक्षिण की तरफ, ठीक है, जो अक्षांश रेखा है उसके बीच में कौन सी वायुदाब पेटी पाई जाती है, तो बीच वाले में तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। क्या है दोस्तों, इसे चाहे आप विषुवत रेखी बोलिए चाहे भूमध्य रेखी बोलिए, एक ही बात है, ठीक है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, वायुदाब
पेटी, ठीक है। कहां से कहां तक दोस्तों? तो 10 डिग्री उत्तर से लेके नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक दोस्तों क्या है, बीच में 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, बीच में 0 डिग्री लाइन है। यहां तक दोस्तों क्या फैला हुआ है, भूमध्य रेखा वाली पेटी है जिसे हम निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप आगे आएंगे तो पढ़ेंगे कि किस वायुदाब पेटी को शांत कटिबंध कहते हैं या डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं। बड़ा खतरनाक नाम है, ठीक है। शांत कटिबंध इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि यहां निम्न वायुदाब है, ठीक है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर की वजह से दोस्तों इसे क्या कहते हैं, शांत कटिबंध कहते हैं, कोई और नहीं दोस्तों। ये अभी हम जो पढ़े हैं ना, विषुवत रेखीय, ठीक है, निम्न वायुदाब क्षेत्र, ये उसी की बात कर रहा है, निम्न वायुदाब क्षेत्र, ये इसी की बात कर रहा दोस्तों। इसी को डोल्ड्रम भी कहते हैं, इसी को शांत कटिबंध भी कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज दोस्तों जो अभी समझाए वही बातें लिखी, देखिए ये 0 डिग्री लाइन हो गई। 0 डिग्री से दोस्तों ये 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण की तरफ आ जाइए। देखिए यहां से क्या, ये 10 डिग्री उत्तर हो गया, ये 10 डिग्री लिखा ना, 10 डिग्री, ठीक है, और ये 10 डिग्री क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण हो गया। ये देखिए 10 डिग्री, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इसी बीच में दोस्तों क्या पाई जाती है, भूमध्य रेखी या विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी, जिसे शांत पेटी भी कहते हैं, इसी को डोल्ड्रम भी कहते हैं। कभी पूछे डोल्ड्रम क्या है, परेशान नहीं होना, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, डोल्ड्रम भी कहते हैं, इसी को शांत पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत पेटी। आगे बात समझ में, ठीक है। यही यहां पर देखिए लिखा हुआ, ठीक है, 0 से लेकर 10 डिग्री तक। ये नॉर्थ और साउथ दोनों याद रखेगा, नॉर्थ प्लस साउथ दोनों, ठीक है। इसके जब आप ऊपर जाएंगे तो दोस्तों यहां पर एक पेटी मिलेगी, ये वाली पेटी, इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी, ठीक है। और इसके ऊपर जाएंगे तो ये मिलेगा दोस्तों उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, और लास्ट में मिलेगा दोस्तों उत्तरी ध्रुव। जैसे ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव है, उसी तरह नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। जैसे यहां पर उपोष्ण कटिबंध की हाई प्रेशर वाली है, उसी तरह से यहां भी हाई प्रेशर आएगा, ये भी उपोष्ण है। तो उपोष्ण वाला देखिए नॉर्थ में भी है, और उपोष्ण वाला जो है ये साउथ में भी है। उपध्रुवी नॉर्थ में है और उपध्रुवी साउथ में है। अंतर क्या दोस्तों, अलग अलग अक्षांश पे, ठीक है। जैसे जब कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा 23.5 में मिलती, कर्क रेखा से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे दोस्तों, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, उपोष्ण मिल जाएगा। उसी तरह मकर रेखा से 35 डिग्री साउथ में जाएंगे, 35 डिग्री साउथ में जाएंगे, तब क्या मिल जाएगा, ये उपोष्ण कटिबंध जो है ये उपोष्ण कटिबंध हाई प्रेशर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों उपध्रुवी वाला जो होता है 45 से लेके 66.5 तक में ये उपध्रुवी मिल जाएगा नॉर्थ में, तो वहां पर इसी तरह से साउथ में, ठीक है, ये चलता है। ये जो दोस्तों यहां पर आप हवा देख रहे हैं ना, ये हवा, ठीक है, पहले आपको सबसे पहले ये वाली हवा देखनी पड़ेगी। जो दो ही हवा ध्यान देना है, एक तो दोस्तों जो ध्रुवों से चलती है उसको ध्यान दीजिए, दूसरा दोस्तों जो यहाँ जो आपके यहाँ पे आ रही 0 डिग्री साइड आ रही उसको ध्यान दीजिए। ये दो लाइन खाली आपको ध्यान देना है, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा दोस्तों पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूर्व करती है। कैसे करती है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती, उसीलिए हवाएं क्या होती हैं, ये पीछे की तरफ जाती हैं। जब पश्चिम से पूर्व ऐसे घूमेगी ना तो हवा क्या जाएगा, पीछे पीछे जाएगा ना, तो बस इसी को पीछे कर लिया। तो देखिए यहां वाला भी पीछे है, यहां वाला भी पीछे है, यहां वाला भी पीछे है, यहां वाला भी पीछे, बस ये हो गया। तो जो बचा बीच में वहां पे आप आगे बढ़ा लीजिए। एक ही जगह दोस्तों आगे चलता है, वो कहां, अच्छा ये डिपेंड इस पे भी करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखिए कैसे, यहां देखिए यहां हाई प्रेशर था, एचपी था, तो एचपी, और यहां पे क्या था, लो प्रेशर था। आपने पढ़ा है कि हवा कहां चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। वैसे ही दोस्तों ऊपर भी यहां लो प्रेशर मिल गया तो हवा इधर भी जा रही है और एक हवा इधर भी आ रही है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों ऐसा हो रहा है। इसी तरह देखिए उत्तरी ध्रुव जो है दोस्तों, यहां पर हाई प्रेशर है तो हवा लो प्रेशर की तरफ भाग रही, यही कॉन्सेप्ट होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने कई सारी किताब भी निकाली हैं। आप अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए किताब ले सकते हैं, ठीक है। बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ किताबें तैयार की गई हैं। पढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि वाकई जो नितिन सर कह रहे हैं वो सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है कि विषुवत रेखा के निकट डोल्ड्रम का कौन सा उपक्षेत्र स्थित है। कहां पर दोस्तों, विषुवत रेखा के निकट, ठीक है। अभी तो आपने पढ़ा दोस्तों, अगर आप कटिबंध की बात करते हैं, किसकी बात करते, कटिबंध की बात करते, तो सर आपने कहा था कि 0 डिग्री से कहां, 10 डिग्री उत्तर की तरफ, और 0 डिग्री से कहां, 10 डिग्री नीचे की तरफ, ठीक है, 10 डिग्री साउथ की तरफ, ठीक है। यहां से यहां तक का जो बेल्ट है दोस्तों, यही क्या, ये
हेलो दोस्तों, बैटरी समाप्त हो गया था। ठीक है, तो मैं बता रहा था दोस्तों कि दोनों गोलार्धों की बात करेंगे, यानी 0 डिग्री के उत्तर की तरफ जो है दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिण की तरफ दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक सुनाई दिया था ना? बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं था दोस्तों, सिंपल सा पूछा था कौन सा उपक्षेत्र है, तो हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र दोस्तों उसे उपक्षेत्र माना जाता है, किसका? डोलड्रम का या शांत पेटी का, या फिर जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र उसका। बस इतनी सी बात याद रखें। ठीक है, यहां पूछ रहा है कि डोलड्रम क्षेत्र में दोनों गोलार्ध, चाहे उत्तर की बात करें चाहे दक्षिण की बात करें, दोनों गोलार्धों के उपोष्ण कटिबंधों से आने वाली किन पवनों के मिलन या किन पवनों का मिलन या अभिसरण होता है। ठीक है, करा देखिए, अभी आपने पीछे पढ़ा मैप में, ठीक है, यहां पढ़ा दोस्तों कि ये 0 डिग्री लाइन है और इधर दोस्तों ये उपोष्ण से पवन आ रही है, यहां से पवन आ रही थी। कौन सी पवन लिखी बताइए? ये दोस्तों व्यापारिक पवने हैं। ठीक है, कौन सी पवने हैं? तो इसी के बारे में तो पूछ रहा है। करा कौन से पवन का मिलन होता है, तो क्या जवाब होगा दोस्तों? सीधे सीधे आप कहेंगे व्यापारिक पवन। किसका मिलन होता है दोस्तों? ये व्यापारिक पवन चलती है। ठीक है, व्यापारिक पवन चलती है, इसको याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, व्यापारिक पवन चल के आती कहां दोस्तों? तो व्यापारिक पवन ये आती 0 डिग्री लाइन पर। ठीक है, 0 डिग्री लाइन पर आती है दोनों। ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना है, लो प्रेशर की तरफ चलना है। यही लो प्रेशर 0 डिग्री पे है, या 0 डिग्री से 10 + 10 इधर कर दीजिए उत्तर दक्षिण, और ये हाई प्रेशर कहां पे? जो उपोष्ण वाला है वहां से चलकर यहां आती है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह आगे क्या लिख रहा है कि कौन से क्षेत्र को अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है? अंतर, ठीक है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जहां दोनों का मिलन होता है। ये खास करके दोस्तों जो डोलड्रम वाला क्षेत्र है ना, ये हम डोलड्रम उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डोलड्रम क्षेत्र है यहीं पे मिलन होता है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों हाई प्रेशर हवाएं जो है दोस्तों हट गई रहती है, तो ठीक है, हाई प्रेशर से हवा चल के लो प्रेशर की तरफ आती दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, मतलब ठंडी हवाएं गर्म वाले क्षेत्रों पर आ जाती। ठीक है, तो ये आप याद रखें दोस्तों। यहां पर जो लिखा है ना, यहां पर देखिए ये यहां पर, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, अलग पेन ले लो। ठीक है, ये वाला जो स्थान है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो स्थान है और ये वाला जो स्थान है, ठीक है, ये जहां पर लिख रहा है सन्मार्गी पवन है। ठीक है, तो सन्मार्गी कहिए चाहे आप व्यापारिक कहिए। ठीक है, क्या कहिए? व्यापारिक पवने कहिए। और यहां भी दोस्तों हो जाएगा सन्मार्गी और व्यापारिक। इसके ऊपर जाएंगे तो पछुआ पवनों का मिलेगा। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र पछुआ पवनों वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहां पछुआ पवने हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो आइए इसी तरह पढ़ेंगे, ऊपर और बढ़ेंगे तो ये पूर्वा पवने है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका पूर्वा पवने हो जाएगा। ठीक है, पूर्वा पवने हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं पीछे नहीं ना कुछ छूटा है, कोई सवाल? यहाँ तो हो गया। चलिए आगे आ जाइए, अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखा, आपको बताया तो था कि कर्क और मकर रेखा, यानी अगर आप दोनों को लिख लीजिए यहां पर, अगर आप कर्क की बात कीजिए, अगर आप कर्क की बात कीजिए तो कर्क रेखा किसने पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर आप मकर की बात कीजिए तो मकर कितने पर है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। यहां से लेकर कहां तक दोस्तों? 35 डिग्री साउथ और 35 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये दोस्तों यहां पर कौन सी वायुदाब पेटी पाई जाती है? कौन सी वायुदाब पेटी पाई जाती है? तो याद रखेगा, इसे कहते हैं उपोष्ण। क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गया ना? पूरी बात समझ में आ गया ना? पीछे तो मैं आपको और अच्छे से समझा ही दिया था। ठीक है, और आगे आ जाइए, करा कि किन अक्षांशों पर वायु के नीचे उतरने के कारण, ठीक है, वायु के नीचे। अब दोस्तों वायु नीचे कब उतरता है? जब लंबवत वाली बात होती। जब तक क्षैतिज रहेगा तब तक ऐसे चलेगा लेटी व्यवस्था में, लंबवत ऊपर नीचे कब होगा दोस्तों? तो अलग हो जाएगा। करा किस अक्षांश पर वायु के नीचे उतरने के कारण वायु का क्षैतिज संचालन नहीं हो पाता? ठीक है, वहां पर ऊपर से हवा नीचे उतरती है, तो अब देखिए, अब हवा ऐसे भी चल रही तब तक ऊपर से अभी आ जा रही है, तो ये तो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। आप सोचो, हवा क्षैतिज चल रही है, उसी में लंबवत हवा भी आ जाए, कैसे भाई? हवाओं का तो एक ही काम है, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ जाना। जहां लो प्रेशर है नीचे से भी सब वहीं भाग रहे हैं, ऊपर वाली भी भाग के आ रही हैं, भाई कंडीशन तो गड़बड़ होगा ना। तो वही लिख रहा है कि ऐसे में जिस कारण वहां पर पवन का संचार अत्यंत मंद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों अस्वक्षांश। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अस्वक्षांश। पुराने समय में दोस्तों जब नाविक लोग यहाँ जाते थे ना, व्यापार होता था, तो लोग जहाजों में घोड़ा वगैरह भर के ले जाते थे, सामान वगैरह ले जाते थे। दोस्तों यहाँ क्या करते थे लोग कि अपने जहाज को हल्का कर, क्योंकि जहाज हल्का नहीं करेंगे तो हवा ऐसे ऊपर से गिरती थी ना, तो
लहरें इतनी, धाराएं इतनी बनती थी कि जहाजें डूब जाती थी। तो जहाज को हल्का करने के लिए लोग अपने जहाज से घोड़े पानी में फेंक देते थे। इसीलिए दोस्तों इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, यही इसकी कहानी है। बाद में दोस्तों धीरे धीरे जीव न फेंक करके लोग अपने सामान भी फेंक देते थे। जान रहेगा तब न जहान रहेगा। तो ये कहां होता था, अश्व अक्षांश वाली बात हो रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा कौन सी शांत वायुदाब पेटी पछुआ तथा व्यापारिक पवनों की पेटियों के बीच में होती। ठीक है, कौन सा इन दोनों के बीच में दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों अश्व अक्षांश पड़ता है। क्या पड़ता है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या पड़ता है, अश्व अक्षांश पड़ता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़िए। करा मौसमी परिवर्तन के कारण, किसके कारण, मौसम में परिवर्तन के कारण कौन सी वायुदाब पेटी सूर्य के साथ उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। ये जो अश्व अक्षांश है दोस्तों, इसी की खासियत है। ठीक है, अश्व अक्षांश ये सूर्य के साथ साथ दोस्तों उत्तर या दक्षिण होती रहती मौसमी परिवर्तन के कारण। और हम तो ये भी जानते हैं कि सूर्य भी दोस्तों उत्तरायण दक्षिणायन होता है, क्योंकि अगर सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन नहीं होता तो 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात जो ध्रुवों पर होता है वो कभी पूरा वो होता ही नहीं। ठीक है, ये सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने की वजह से ही होता है। या फिर अगर सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन नहीं होता तो हमारे यहाँ पे मौसम परिवर्तन नहीं होता, हम हमेशा एक ही जैसा मौसम महसूस करते हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा किस वायुदाब पेटी के क्षेत्र में कम वर्षा होती। ठीक है, कहां पर न्यूनतम वर्षा होती दोस्तों, यही वो स्थान है दोस्तों जहां न्यूनतम वर्षा होती, जो अश्व अक्षांश वाला स्थान होता है। ठीक है, अश्व अक्षांश वाला जो स्थान होता है, यहां न्यूनतम वर्षा होती। क्यों भाई, हवाएं यहां पर क्या होती, टकराती आकर ना, एक तरफ से क्षैतिज हवा भाग के आ रही है, दूसरी तरफ दोस्तों लंबवत भी आ रही है। ठीक है, लंबवत वाली भी आ रही है, ये दोस्तों जाके दोनों क्या होती, टकराती हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ये अत्यंत कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। करा 60 डिग्री, ठीक है, वहां तक तो पहुंच गया। करा 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे उपध्रुवी का नाम दिया जाता है। किसे कहते हैं, इसे उपध्रुवी का नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं, एक चीज और देखिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाला यहाँ वाला हिस्सा है। ठीक है, मुझे लगा यहाँ कुछ गलत लिखा है क्या, ने मैप तो लगा लिया, पता चला कुछ गलत हो जाए तो गड़बड़। यही दोस्तों ये उपध्रुवी है, उपध्रुवी। और इसे क्या कहते हैं, निम्न वायुदाब पेटी। क्या कहते हैं, निम्न वायु दाब पेटी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये भी लो प्रेशर वाला क्षेत्र है। जैसे दोस्तों वो था विषुवत रेखा वाला था, उसी तरह से यह भी लो प्रेशर वाले में आता है। ठीक है, आगे देखिए। ये हवा के बारे में एक बार बता दूं आपको, संवहनी वर्षा सुनते हैं ना, संवहनी वर्षा कैसे होती, ज्यादातर स्थानों पे संवहनी वर्षा ही होती। ठीक है, ये देखिए, ये आरोही वायु है। आरोही वायु मतलब जो वायु ऊपर जाती। ठीक है, तो दोस्तों ये गर्म होके दोस्तों हवाएं ऊपर जाती है। ठीक है भाई, हवा कब ऊपर जाएगी बताइए, जब दोस्तों क्या होगा, जब ये हवाएं कभी गर्म रहेंगी तभी तो ऊपर जाएंगी, कि कोई और कंडीशन है ऊपर जाने की, बताइए। कोई हवा ऊपर कब जाएगी, जब यहाँ गर्म होगा, ये हवाएं गर्म होंगी, गर्म होके ही क्यों ऊपर जाएंगी, क्योंकि गर्म होंगी तो हवाएं क्या हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी दोस्तों, तो ऊपर भागेंगी। यही कॉन्सेप्ट है। तो ये हवाएं चली जाती है ऊपर है बादल के बाद दोस्तों यहाँ पर होता है संघनन की क्रिया। और फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, पुनः दोस्तों जब बादल ठंडा होता है तो यहाँ वर्षण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चलता रहेगा, और ठंडी होकर हवाएं फिर पुनः नीचे आ जाती हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये वर्षा होती रहती है। हालांकि ये दूसरे जगह मुझे पढ़ाना था, मैं कुछ रिसर्च के लिए रखा था अगली क्लास के लिए। ठीक है, लिख रहा दोस्तों कि किन क्षेत्रों में तापमान कम होने के बावजूद, वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर टेम्परेचर तो डाउन है लेकिन उसके बावजूद भी वायुदाब कम रहता है। ठीक है, अब आप पढ़ते दोस्तों कि तापमान अगर कम हो जाए तो दोस्तों ये ठंडी की बात कर रही है, और ठंडी में क्या होता है दोस्तों, वायुदाब अधिक होता है, ज्यादा, मतलब केस तो ही होता है ना, इनवर्स रिलेशन होता है। आपने पीछे क्या पढ़ा कि ताप और वायुदाब में हमेशा उल्टा संबंध होता है, तो इधर एक कम हो रहा है तो वायुदाब को ज्यादा होना चाहिए, यही हम पढ़ते हैं ना। लेकिन दोस्तों कह रहा है कहां पर इसके अपोजिट केस हो जाता है कि तापमान कम होने के बावजूद वायुदाब भी दोस्तों कम हो जाता है, और ऐसा सिर्फ कहां पर होता है दोस्तों, यह उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पर होता है। कहां होता है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो दोस्तों, यहां पर दोस्तों ऐसा होता है कि टेम्परेचर डाउन होने के बावजूद भी यहां पर क्या होता है, याद रखेंगे, यहां पर वायुदाब जो है
कम ही रहता है, ज्यादा नहीं हो पाता, यानी इनवर्स रिलेशन जो हमने पढ़ा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफर हो जाता है। कह रहा पृथ्वी की किस गति के कारण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है और वायुदाब जो है कम रह जाता है। दोस्तों इसका कारण है जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है ना, जो पृथ्वी घूर्णन करती है, इस घूर्णन की वजह से कोरियोलिस बल लगता है। क्या लगता है दोस्तों? कोरियोलिस फोर्स लगता है, ठीक है, कोरियोलिस बल लगता है। इसी कोरियोलिस बल की वजह से जो हवाएं हैं ये कहां चलती है दोस्तों? इस तरह से चलती हैं, ठीक है, और इसी वजह से जो है दोस्तों जो क्षैतिज हवा वो फैल जाती है। तभी दोस्तों यहां प्रेशर जो है बढ़ने की वजह क्या हो जाता है? घट जाता है। ये इसका दोस्तों मुख्य कारण है, इसको भी आप याद रखेंगे। लिख रहा 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से लेकर, ठीक है, ध्रुवों तक जो वायुदाब पेटी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? तो इसको तो कहते ही हैं कि ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी। इसका नाम ही क्या है दोस्तों? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, क्योंकि यहां पर दोस्तों क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, ठीक है, यहां पर क्या होता है दोस्तों? हाई प्रेशर होता है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होता है दोस्तों? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। कह रहा आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के बारे में कह रहा है से किस ओर बढ़ने पर वायुदाब दोस्तों क्या होता है? बढ़ता जाता है। कह रहा किस की तरफ जाएंगे तो वायुदाब बढ़ता जाएगा? तो यहां से दोस्तों सीधे सीधे दोनों ध्रुवों की तरफ, ठीक है, दोनों ध्रुवों की तरफ, ठीक है, दोनों ध्रुवों की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? मतलब जैसे आर्कटिक है तो यहां उत्तरी की बात करेंगे, उत्तरी की बात करेंगे, अंटार्कटिक है तो यहां दक्षिणी की बात करेंगे, ठीक है, यही है ना। तो जब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तब दोस्तों उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, हाई प्रेशर होता जाएगा। एकदम ध्रुव पे पहुंच जाओगे तो पूरा प्रेशर हो जाएगा वहां पे हाई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कह रहा किस क्षेत्र के निकट तापमान की कमी के कारण, वह कौन सा क्षेत्र है जहां तापमान यानी टेम्परेचर कम है, उसके कारण वायुदाब उच्च वायुदाब पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर, और इसमें दोस्तों ये एकदम यही कंडीशन होता है। तो ये कहां होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर कहां होता है? ध्रुवों पर होता है। तो दोस्तों ध्रुवों पे टेम्परेचर कम होता है, यानी टेम्परेचर कम यानी वही बर्फ वाली स्थिति है, तो वायुदाब ज्यादा होता है, ठंडी वायु वाली केस है यहाँ पे, ठीक है। आगे कह रहा किस क्षेत्र के निकट तापमान की अधिकता के कारण, वह कौन सा क्षेत्र है जहां तापमान ज्यादा है और वायुदाब दोस्तों कम होता है? तो ऐसा विषुवत रेखा के पास होता है। कहां होता है दोस्तों? ऐसा विषुवत रेखा के पास होता है। विषुवत रेखा पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, सूर्य की किरणें 12 महीने बराबर पड़ती हैं, इसीलिए दोस्तों हाई प्रेशर न होके यहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर रहता है, ठीक है। इतनी सी बात है और इसी के साथ दोस्तों आज ये क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उनके दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, ये हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। किताब खरीदेंगे दोस्तों तो किताब तो बाई पोस्ट घर जाती है, ये नोट्स लेंगे तो ये ई बुक के फॉर्मेट में मिलता है, PDF के फॉर्मेट में मिलता है, इसे आप खरीद कर दोस्तों खुद से प्रिंट कराएंगे और खुद से पढ़ेंगे, ये है। लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सेशन ही समाप्त होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, कठिन कुछ नहीं, जब तक आपको नहीं आता कोई चीज़ तभी तक कठिन है, आ जाएगा तो आसान लगने लगेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।